नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजगीर आने वाले दिनों में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। चाहे वो अनोखा ग्लास ब्रिज हो या नेचर पार्क और नेचर सफारी या फिर जू सफारी या फिर एडवेंचर के लिए अलग अलग यहां की जाने वाली व्यवस्थाएं। राजगीर के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी कर दी कि मार्च में इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपने चीन का ग्लास ब्रिज देखा, अब देखिए राजगीर का ग्लास ब्रिज। मार्च से लीजिए राजगीर में ग्लास ब्रिज का मजा, साथ में उठाइए नेचर सफारी का भी लुत्फ। कब तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कर रहे हैं। मेरे जो भी प्रोजेक्ट है, हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। जी हां, बस और 2 महीने का इंतजार और आप चीन के ग्लास ब्रिज का मजा बिहार के राजगीर में ले सकेंगे। राजगीर दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की है। सीएम राजगीर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सीएम के राजगीर दौरे की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सीएम खुद ग्लास ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे। ग्लास ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते रहे, बारीक से बारीक चीजों की मॉनिटरिंग करते रहे। फिर मीडिया के सामने ही अधिकारियों से ग्लास ब्रिज की शुरुआत की तारीख का जवाब ले लिया। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी मुकम्मल व्यवस्था की बात कही। तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कर रहे हैं। मेरे जो भी प्रोजेक्ट है, हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी। और आज भी चीफ सेक्रेटरी की ये बात हो गई है, यहाँ पर पुलिस का भी डिप्यूटेशन रहेगा परमानेंटली। और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना, इसकी जो सिक्योरिटी है इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं कर सके। इसका तो कोई ठिकाना। वहीं राजगीर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति को करीब से देखने और जानने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए जू सफारी के साथ साथ नेचर सफारी की भी व्यवस्था होगी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। खूबसूरत ग्लास ब्रिज और मॉडर्न तकनीक से लैस होगा पार्क। नेचर सफारी, तितली पार्क और औषधीय पार्क भी बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और पार्क का भी जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे, तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक्रोज हम देख रहे थे, तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें अगर इसको, नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। इसलिए हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे, तो बहुत अच्छा बना है। और इसके सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है। और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया, ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे, और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है, कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो। जाहिर है, पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर आने वाले दिनों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। नालंदा से अभिषेक, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। परिवार हो या पार्टी, ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक दल चंदे की बदौलत चलते हैं, लिहाजा अब आरजेडी भी इसी राह पर निकल पड़ा है। लेकिन आरजेडी ने चंदे की राशि अपने विधायक, विधान पार्षदों और पूर्व विधायकों से वसूलने की सोची है, जिस पर सियासत गर्म है। जेडीयू के एक बयान के बाद पूरी पार्टी तिलमिलाई हुई है।
आरजेडी का चंदा वाला फरमान, पार्टी फंड में देना होगा चंदा। जिस दल के नेता पर करोड़ों के करप्शन का आरोप है, जिस दल पर काली कमाई के आरोप चस्पा होते रहते हैं, वो आरजेडी अब चंदे के बल पर पार्टी का खजाना भरना चाहती है। पार्टी के विधायकों का मानना है कि बिना चंदे पार्टी चलेगी तो आखिर कैसे? चंदा के पार्टी चलेगी कैसे? और हम लोग का दायित्व बनता है कि पार्टी को पार्टी फंड में चंदा देना चाहिए, अच्छी बात है। और क्योंकि हम लोग जब चंदा नहीं देंगे तो कौन चंदा देगा? चंदे से ही पार्टी चला। जब हम लोग का पार्टी बना था उस समय से लेकर अभी तक हम भी चुनाव लड़े हैं। अगर चंदा नहीं मिलता और लोग मदद नहीं करता, 2-3 बार हम हारे हैं, तो हो सकता है कि हम लड़ने के लायक भी नहीं रहते, दिवालिया हो जाते। दरअसल आरजेडी की ओर से ये फरमान जारी किया गया है कि पार्टी फंड में सभी विधायकों को 10,000 रुपए देना होगा। विधान पार्षदों यानी एमएलसी को हर महीने 10,000 रुपए जमा करने होंगे। पूर्व विधायकों को भी 4,000 रुपए पार्टी फंड में देना होगा। जाहिर है आरजेडी के चंदे वाले फरमान पर सियासत भी चमकेगी। जेडीयू ने आरजेडी के चंदे पर क्या कहा है, आप भी सुन लीजिए। पहले टिकट के लिए पैसा दो, जीतने के बाद अपने तनख्वाह में से कमीशन दो, हार गए तो पेंशन का कमीशन दो, मरने पे क्या मिलेगा? रिसर्च अब इस बात की चल रही है। जेडीयू के बयान पर तिलमिलाई आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी को धन कुबेरों की पार्टी बताने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या जो लोग कह रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पार्टी के हमारे नेता क्या है क्या नहीं है। अब देखना होगा कि चंदे से निकली सियासत कहां तक जाकर ठहरती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने पहली बार समीक्षा बैठक बुलाई है। 21 दिसंबर को आरजेडी कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों से तेजस्वी यादव बात करेंगे। आरजेडी ने सभी कार्यकर्ताओं से शिकायत और सुझाव लिखकर लाने को कहा है। चूँकि चुनाव के बाद फिर सभी लोगों से मुलाकात नहीं हुई है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इच्छा व्यक्त की कि हम अपने सभी प्रत्याशियों से 2020 विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों से मिलें और चर्चा करें और उसके साथ साथ जो किसान कानून से संबंधित इशू है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेतिया में बीजेपी की तरफ से किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी पहुंची। बीजेपी ने किसानों को नए कानून के फायदे गिनाए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि किसानों को कांग्रेस गुमराह कर रही है। बिहार के सभी किसान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं और चंपारण के किसान तो खास करके आभारी हैं कि जिस प्रकार से गन्ना के किसानों के लिए अलग धनराशि की व्यवस्था पहली बार की गई है, उन्हें अलग से डीबीटी दिया जा रहा है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। हर किसान जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले आज तक किसानों को 1 रुपए की भी मदद सरकार ने नहीं की थी और बिहार में जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे हजारों की भीड़ जमा हो रही है। एक विधानसभा में हम लोगों ने तय किया कि हम किसानों को इसके बारे में संवेदनशील करेंगे। हम लोगों को समर्थन ही समर्थन मिल रहा है, चाहे वो बिहार में तो सबसे ज्यादा समर्थन, सब जगह समर्थन है, कहीं ऐसा नहीं है। ये पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के ही जो किसान नहीं है, किसान के नेता है, उनके साथ किसान नहीं है, नेता है सिर्फ। इन्हीं की सारी चालबाजी है और जो बिचौलिए हैं उनकी चालबाजी है, दूसरी किसी की चालबाजी नहीं है। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह आज सोनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश के किसान खुश हैं। देश में 5.5 लाख गांव में किसान रहते हैं, लेकिन कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोग बिना वजह हंगामा कर रहे हैं। किसान वहां
केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। इस देश में 5.5 लाख गांव हैं। किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गाँव में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहां किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जीतन राम मांझी के ट्वीट पर सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी को निशाना बनाए जाने पर जहां लालू की पार्टी के नेता नाराज हैं, तो वहीं नेतृत्व को लेकर महागठबंधन के घटक दल भी आमने सामने हैं। बिहार की सियासत के रंग भी अजीब हैं। कल तक महागठबंधन में रहे जीतन राम मांझी अब सत्ता पक्ष के हिस्सा हैं। सो अपराध के बहाने मांझी ने सियासी नाव को ऐसा मोड़ दे दिया जिसने प्रदेश की सियासत ही गरमा दी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर आरजेडी और महागठबंधन के सहयोगी दलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मांझी ने ट्विटर पर लिखा है कि आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेता यदि जेल में बंद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा दें तो बिहार में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। मांझी के ट्वीट के बाद उनकी पार्टी के नेता भी अपराध को लेकर आरजेडी पर सवाल उठाने लगे। अपने दल के कार्यकर्ताओं और जो जेल में बैठे नेता है उनको और अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को समझा देंगे तो सूबे का 80% अपराध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बैठ के चिंता ना करें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिर्फ समझा दें। बस इसी बात से राजद के नेता भड़क गए और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को हद में रहने की नसीहत देने लगे। अगर राजद के बारे में इस तरह की आपकी धारणा थी तो आप राजद के साथ क्यों जुड़े हुए थे? तो इस तरह का बयान जो है अब आपको इस उम्र में बाकी लोगों का गुडविल बनाने का, नीतीश कुमार का या एनडीए के नेताओं का, हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। अपराध के मुद्दे पर मांझी के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। वर्तमान मुख्यमंत्री के जो पुलिस मिनिस्टर का कार्यभार संभाले हुए हैं उनको सेफ करने के लिए इनसे बयान दिलवाया गया है कि वह ये है, यहाँ पुलिस तंत्र पूरे बिहार राज्य में फेल हो चुका है, सूचना तंत्र पुलिस की पूरी फेल हो चुकी है, इसलिए अपराध पर काबू नहीं पाया जा रहा है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उन आरोपों में दम है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि आज भी जनता जंगल राज की कल्पना मात्र से सिहर जाती है। वैसे शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार को ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर सियासत का रंग अब चढ़ चुका है। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन राहुल को लेकर जिस अल्फाज का जिक्र शिवानंद ने अपनी चिट्ठी में किया, पहले वो देख और सुन भी लीजिए। कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है। पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं है। राहुल गांधी अनिच्छुक राजनेता हैं। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है। बस इस चिट्ठी के बाद तो पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ गया और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली तलब कर लिए गए। कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला उस वक्त आया जब बिहार में महागठबंधन की बड़ी सहयोगी पार्टी ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। वैसे कांग्रेस इसे विधानसभा चुनाव परिणाम से जोड़कर देख रही है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं कि कांग्रेस में बेचैनी क्यों है। दरअसल शिवानंद ने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए। महागठबंधन में कांग्रेस से नुकसान का आरजेडी को खतरा है। शायद पुरानी सहयोगी से पिंड छुड़ाने की रणनीति पर आरजेडी बढ़ रही है। फिर अचानक से मदन मोहन झा को दिल्ली बुलाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब इन बातों से अलग एक बात तो साफ है, बिहार में नई सरकार के गठन और चुनाव में मिली हार के बाद से महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। मांझी तो केवल बहाना है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता चाहे जो दलील दे दें, अंदर खाने तो हाथ और लालटेन के साथ पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां 2018 में एक मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत 1.5 साल में इस केस में आरोपी को सजा देकर पीड़ित परिवार को न्याय देने की कोशिश की गई। घटना 2 जून 2018 की है।
जब दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में आरोपी रामलाल महतो ने 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। दोषी करार दिया गया था और आज मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है आरोपी को। एक जघन्य अपराध था जो न्यायालय के नज़र में साबित हुआ है। हकीकत भगवान जानेंगे या फिर न्यायालय जानते हैं। अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई, लेकिन मैक्सिमम मृत्यु दंड दिया गया और सजा के बाद माननीय न्यायालय ने कोई काम भी करना उचित नहीं समझा और आज अपना सारा कार्य अर्जन कर दिया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का कहर जारी है। रंगदारी नहीं देने पर मुखिया के भतीजे पर अपराधियों ने फायरिंग की है, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना कटैया के बैरिया पंचायत की है। मुखिया ने बताया कि 14 दिसंबर को उनसे रंगदारी की मांग की गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने थाने को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज अपराधियों ने मुखिया के भतीजे को गोली मार दी और फरार हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल से घायल को गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो लोग देखे, गोली अंधाधुंध चलाना शुरू कर दी। उसमें हमारे वो भतीजा हैं, उनको पैर में गोली लगी। कितने संख्या में अपराधी थे? वो 9 आदमी थे, 3 मोटरसाइकिल से 3 आदमी थे। कितने उसमें अभी खोखा वहाँ पर बरामद 4 हुआ है, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2 पब्लिक के गोली लगा है, पैर में 1 गोली लगा है। मुंगेर पुलिस को अवैध हथियार के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्कर को 1 कार्बाइन और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर मुंगेर से हथियार लेकर बाहर सप्लाई करते थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खबर मधेपुरा से। यहां के दवा व्यवसायी पर 2 बार हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। परिवार की महिला सदस्य की मिली भगत से ही दवा व्यवसायी की हत्या की कोशिश हुई थी। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी के घर में ही उनके दुश्मन हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 देसी कट्टा भी जब्त किए हैं। प्रेम कुमार सुमन के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था, 1 नवंबर को और 26 नवंबर को। इस घटना के बाद में जो वादी हैं प्रेम कुमार सुमन, उनके द्वारा 2 बार इसमें FIR दर्ज करी गई थी। इसमें जल्द उद्भेदन के लिए मेरे द्वारा SDPO सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार इसके अनुसंधान के लिए छापेमारी और अपना जो अनुसंधान है वो करने में लगी हुई थी। इसमें हम लोगों को कल एक बड़ी सफलता मिली है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों ने इस घटना में अपना जुर्म स्वीकार किया है। बिहार सरकार ने स्कूल में सभी शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य किया है, लेकिन कई जगह शिक्षक इस बात से निश्चिंत हैं कि उन्हें कौन देख रहा है। खगड़िया के स्कूल का नजारा देखिए। यहां स्कूल तो खुला है, लेकिन शिक्षक गायब हैं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक टोला सेवक मौजूद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही है। स्कूल में 3 टीचर है सर, राजेश पासवान, मधुलता कुमारी, राकेश सिंह। तो मधुलता कभी काल आते हैं, नहीं है बराबर आते हैं। जो हेडमास्टर हैं आज नहीं आए हैं सर, लेकिन वो भी डेली आते हैं सर। कंप्लीट पूर्णतः विद्यालय बंद नहीं ना होगा, सभी शिक्षक एक साथ छुट्टी में नहीं जाएंगे। विशेष अवकाश है तो और भी तो पुरुष होंगे, कोई ना कोई शिक्षक होंगे। तालाबंदी किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह मामले हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 345वां शहादत दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 345वें शहादत दिवस के मौके पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, जहां देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु गुरु के दरबार में मत्था टेककर जहां गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं, वहीं गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके 3 अनुयायियों के महान बलिदान को भी याद कर रहे हैं। बहादुर साहब जी को चांदनी चौक में औरंगजेब ने शहीद किया था और उन्होंने शहादत कश्मीरी पंडितों के लिए दी थी। जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई अत्याचार हो रहा था, हाँ जी, कोई ऐसा महापुरुष शहीदी दे जिसकी शहीदी से हम लोगों की जान बच सके और ये हिंदुत्व बच सके और हमारा तिलक जंजू बच सके। तब उन्होंने ये कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि कोई ऐसा महान व्यक्ति शहादत दे तभी ऐसा हो सकता है। तब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति कौन है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, आपसे बड़ा महान व्यक्ति कोई भी नहीं है।
और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।